वेलकम दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक और नए वीडियो में। और आप देख रहे हैं उद्गार क्लासेस। दोस्तों, जैसा कि आप सभी का कमेंट आ रहा था कि सर कि इंग्लिश के बुक के महादेवी वर्मा के चैप्टर गिल्लू को बेसिक को हमें समझाइए और गिल्ली चैप्टर को समझाइए कि आखिर यह चैप्टर क्या है। क्योंकि दोस्तों, बोर्ड के सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से यह चैप्टर बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए इसके कॉन्सेप्ट को समझना बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। और दोस्तों देखिए, बहुत बच्चे यह सोचते हैं कि इंग्लिश ही है, इंग्लिश कंपलसरी नहीं है, या बहुत बोर्ड में कंपलसरी भी है, लेकिन बहुत बोर्ड में कंपलसरी नहीं है। लेकिन दोस्तों देखिए, बहुत लोग इंग्लिश जो है वह वर्ल्ड पैमाने पे यूज़ किया जाता है, इसलिए यदि जिसके पास इंग्लिश का ज्ञान है वही आगे कुछ करने योग्य होता है। यानी कि देखिए दोस्तों, टेंथ तक कोई हिंदी मीडियम पढ़ा, लेकिन टेंथ के बाद आपको अच्छी अच्छी किताबें भी इंग्लिश मीडियम में ही मिलती हैं। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में गिल्लू चैप्टर, जो कि महादेवी वर्मा जी लिखे हैं, जो कि एक प्रसिद्ध कवित्री हैं, बहुत ही महान कवित्री हैं, इनके द्वारा लिखित चैप्टर गिल्लू को आज हम पढ़ेंगे और उसके कॉन्सेप्ट को समझेंगे। क्योंकि दोस्तों देखिए, परीक्षा में आपके पास क्या रहता है, एक रहता है कॉन्सेप्ट और दूसरा रहता है स्किल। यानी कि आप में कितनी क्षमता है उसको इम्प्रूव करने की, और आपका माइंडसेट कैसा है, आपका कॉन्सेप्ट कैसा है। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में महादेवी वर्मा द्वारा लिखित गिल्लू चैप्टर को समझेंगे और महादेवी वर्मा के परिचय को समझेंगे, ताकि हमें कोई भी दिक्कत ना हो। और दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा, क्योंकि सब्सक्राइब करने से यह होगा क्योंकि दोस्तों, आप बोर्ड परीक्षा के परीक्षार्थी हैं, आपको सभी चैप्टर, सभी लेसन को समय रहते पढ़ना होगा। यानी कि दोस्तों देखिए, किसी भी बोर्ड की तैयारी यदि हम करते हैं या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की हम तैयारी करते हैं, तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से हमें एक लक्ष्य लेके चलना होता है, एक टारगेट लेके चलना होता है और उसको अचीव करना होता है। यानी कि दोस्तों, कि हमें लक्ष्य लेना पड़ता है कि नहीं, हमें इतने मंथ में, इतने वीक में इतना चैप्टर, इतना लेसन ख़त्म करना ही है। तो यह होती है एक टॉपर की सोच और रैंकर की सोच होती है दोस्तों। तो यानी कि दोस्तों, इसलिए हमने इस वीडियो को आपको लाया। और यदि आप भी टॉपर और रैंकर्स बनना चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़ जाइए दोस्तों। क्योंकि हिंदी में मैं हर वीडियो में कहता हूँ कि हमारे जो आप ही के इंग्लिश के जो एक पोएट थे या नाटककार कहे, प्ले करते थे, यानी कि शेक्सपियर, यानी कि इंग्लिश के क्षेत्र में उनका बहुत ही बड़ा नाम है। वो इंग्लिश के जन्मकर्ता भी कहे जा सकते हैं। तो आपके पास नोटिफिकेशन जाएंगे और आप सही समय पर सही चीज़ को पढ़ पाएंगे। क्योंकि दोस्तों, मैं चाहता हूं कि हमारे बच्चे जो हमारे यूट्यूब चैनल पे पढ़े वो सभी चीज़ के लाभार्थी हो। यानी कि दोस्तों, कि कॉन्सेप्ट को भी समझे और उस लेसन को भी समझे, और लेसन को पढ़ने के साथ साथ उसके को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को माइंड में सेट करें। तो दोस्तों, मैं कह रहा था कि इंग्लिश के जो एक महान जन्मकर्ता इंग्लिश के जो हैं शेक्सपियर, उनकी एक पंक्ति थी कि फर्स्ट इम्प्रेशन इज लास्ट इम्प्रेशन। यानी कि जो पहली बार जो इम्प्रेशन जो बढ़ता है वह देखने योग्य होता है। यानी कि दोस्तों देखिए, इम्प्रेशन, यानी कि दोस्तों, आपको यदि कॉपी राइटिंग की वीडियो चाहिए तो हमारे प्लेलिस्ट पे डाला हुआ है।
और देखिए दोस्तों, परीक्षा में आप सिर्फ कॉपी राइटिंग के माध्यम से और आपके माइंडसेट और कॉन्सेप्ट के माध्यम से बोर्ड परीक्षा की तैयारी या किसी भी कॉम्पिटिटिव परीक्षा की तैयारी करते हैं और उसको बस एग्जीक्यूट करना होता है। क्या करना है दोस्तों? एग्जीक्यूट करना है और अपने लक्ष्य को अचीव करना है। तो हमारा लक्ष्य क्या है दोस्तों? टॉपर टॉपर टॉपर। यानी कि दोस्तों आप और दोस्तों मैं और देखिए दोस्तों, यह यूट्यूब चैनल आपके लिए बना है, आपको पढ़ाने के लिए बना है। यदि आपको किसी विषय के किसी भी टॉपिक पे दिक्कत है, मैं हर वीडियो में कहता हूँ आपका ही यूट्यूब चैनल है, आपका ही यूट्यूब चैनल है, आप इसे अपना ही समझे। और यदि आपको किसी विषय के किसी भी टॉपिक पे दिक्कत हो, यहाँ तो मैं आपको इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ, लेकिन आपको किसी विषय के किसी भी टॉपिक पे दिक्कत हो तो आप बेझिझक हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं कि सर हमें इस विषय के इस टॉपिक पे दिक्कत है, हम आपके लिए उसका कॉन्सेप्ट वीडियो बनाएंगे ही बनाएंगे। क्योंकि दोस्तों देखिए, कोई भी कार्य होता है सिद्धांत से, तो हमारा यूट्यूब चैनल का सिद्धांत है कि पढ़ाते तो सभी हैं, पढ़ते भी सभी ही हैं, लेकिन ट्रिकी वे से जो पढ़ाता है और ट्रिकी वे से जो पढ़ता है वही कुछ आगे करता है और हमें कुछ करना है, यही रखना है दोस्तों मन में। तो आइए दोस्तों, आज हम महादेवी वर्मा के द्वारा लिखित गिल्लू चैप्टर को पढ़ते हैं, आखिर यह चैप्टर है क्या। तो आइए दोस्तों, जैसा कि दोस्तों आप इमेज देख रहे हैं महादेवी वर्मा जी का, जो कि भारत की शान थी। यानी कि इन्होंने भारत में यानी कि पोएम के क्षेत्र में या कहे पोइट्री के क्षेत्र में इन्होंने बहुत ही नाम किया है दोस्तों। तो आइए इनके परिचय को हम समझते हैं। तो आइए दोस्तों, इनके हम परिचय को समझते हैं। तो दोस्तों देखिए, महादेवी वर्मा जी जो हैं, महादेवी वर्मा जी, इनका जन्म कब हुआ था दोस्तों? परीक्षा में दोस्तों यहाँ से जो मैं पढ़ाना शुरू किया हूँ वह परीक्षा में पूछेगा ही पूछेगा। तो महादेवी वर्मा जी का जन्म कब हुआ था दोस्तों? बॉर्न, ये कब जन्मी थी दोस्तों? तो 27 अप्रैल 1907। महादेवी वर्मा कब जन्मी थी दोस्तों? तो 27 अप्रैल 1907। यानी कि जब पूछे कि महादेवी वर्मा का जन्म कब हुआ था तो 27 अप्रैल 1907। इसे दोस्तों आपको याद रखना है, आपको माइंड में सेट करना है। और कहाँ पे हुआ था दोस्तों? तो फारुखाबाद उत्तर प्रदेश। कहाँ हुआ था दोस्तों? फारुखाबाद उत्तर प्रदेश, इंडिया में, जो कि इंडिया में है। तो दोस्तों इनका जन्म हुआ था यूनाइटेड प्रोविंसेस ऑफ आगरा एंड उध, ब्रिटिश इंडिया। यानी कि दोस्तों ये आगरा और उध में ब्रिटिश इंडिया के समय पोइट्री करती थी। तो आइए दोस्तों, अब इनके अगले परिचय की ओर हम बढ़ते हैं। आई होप कि दोस्तों आपको इतना समझ में आ चुका होगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे बढ़ने से दोस्तों मैं आप सभी को कहना चाहता हूँ कि दोस्तों आपको पढ़ाई इस तरीके से करना है कि कभी भी बोझ नहीं लगे, क्योंकि उतना ही पढ़िए जो माइंड में सेट हो। माइंड में से रटने की आवश्यकता नहीं है दोस्तों, रटना नहीं है, क्योंकि टॉपर जो होते हैं वो सबसे आसान वे चुनते हैं, सबसे आसान वे चुनते हैं। यानी कहने का तात्पर्य वो सबसे आसान तरीका चुनते हैं। यानी कि एक बार बस अपने माइंड में कॉन्सेप्ट को बैठा लेते हैं। सबसे आसान तरीका पढ़ाई का, कॉन्सेप्ट को बस एक बार बैठा लीजिए। यानी कि दोस्तों हम सब जो होते हैं क्या करते हैं कि किसी भी क्वेश्चन को रटने लगते हैं कि नहीं महादेवी वर्मा का जन्म 1907 को हुआ था, 1907 को हुआ था। वो बस एकदम माइंड में सेट कर लेते हैं, उसके बाद उसको स्मरण में सिर्फ लाते हैं। तो डेथ की ओर चलते हैं दोस्तों। तो इनका जो महादेवी वर्मा का जो डेथ हुआ था 11 सितंबर 1987 को हुआ था। यानी कि जब वो 80 साल की उम्र की थी तब उनका निधन हो गया था। जब उनकी एज कितने साल की थी दोस्तों? 80 साल की थी। कितने साल की थी दोस्तों? 80 साल की। जब आपसे क्वेश्चन पूछे तो महादेवी वर्मा का मरण कितने वर्ष की उम्र में हुआ?
तो 80 वर्ष की उम्र। यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन रहे हैं दोस्तों, महादेवी वर्मा का निधन कब हुआ? तो 1987 ईस्वी को, 1987 ईस्वी को। इसे आपको दोस्तों याद रखना है। अब दोस्तों देखते हैं कि इनका निधन किस स्थान पे हुआ था। तो इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश, इंडिया। यानी कि इलाहाबाद जो है, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में जो है इंडिया, यानी इलाहाबाद में इनकी मृत्यु हुई थी। इसके बाद दोस्तों मैं आप सभी को कहना चाहता हूं दोस्तों कि यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों देखिए मैं सदैव कहता हूं कि बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, यानी कि सभी का हित हो, सभी का विकास हो। सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज दी बेस्ट डेवलपमेंट। इसे आपको दोस्तों याद रखना है, इसी को स्मरण में रखते हुए सदैव पढ़ाई करना है, मन से पढ़ाई करना है। उसके बाद दोस्तों आगे की ओर आते हैं दोस्तों, ओकेजन की ओर आते हैं दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, ये नॉवलिस्ट, पोएट, शॉर्ट स्टोरी राइटर भी थी। यानी ये नॉवलिस्ट भी थी, पोएट भी थी, शॉर्ट स्टोरी राइटर भी थी। यानी कि दोस्तों देखिए महादेवी वर्मा जी कितनी गुणी थी कि नॉवलिस्ट भी थी, पोएट भी लिखती थी और शॉर्ट स्टोरी राइटर भी थी। यानी कि दोस्तों उनके पास सभी तरह का कला था। तो आगे की ओर दोस्तों हम देखते हैं नेशनलिटी, यानी कि यह किस देश की थी। तो नेशनलिटी क्या हो जाएगा दोस्तों? इंडिया। और इनका पीरियड जो था दोस्तों अर्ली 20th सेंचुरी। यानी कि दोस्तों इनका जो पीरियड था 20 सेंचुरी था, यानी कि 20वीं शताब्दी। यानी कि दोस्तों 20वीं शताब्दी। यानी कि जब महादेवी वर्मा का पीरियड पूछा जाए तो आपको बताना है 20वीं शताब्दी। क्या होगा दोस्तों? 20वीं शताब्दी। अब आगे की ओर दोस्तों हम बढ़ते हैं। आगे आपका कह रहा है लिटरेरी मूवमेंट। तो छायावाद, यानी कि इन्हें किस नाम से जाना जाता है? तो यह छायावादी कवित्री हैं। क्या है दोस्तों? छायावादी कवित्री। जब पूछा जाए कि छायावादी कवित्री कौन है तो महादेवी वर्मा। क्या होगा दोस्तों? महादेवी वर्मा। उसके बाद है दोस्तों नोटेबल वर्क्स, मतलब इनके कार्य, मुख्य रूप से कार्य क्या थे। देखिए दोस्तों कोई भी किसी क्षेत्र में अच्छा कर रहा है तो उसके कुछ मुख्य कार्य को, कुछ इम्पोर्टेंट कार्य को हम जानते हैं, जिससे समाज को हित हुआ, देश को हित हुआ, अर्थव्यवस्था को हित हुआ, यानी कि इसे हम जानते हैं। तो इनके जो नोटेबल वर्क्स थे, यामा, मेरा परिवार, पथ के साथी। यानी यामा, मेरा परिवार, पथ के साथी, इनका 3 नोटेबल वर्क था। इसे दोस्तों आपको याद रखना है, मेरा परिवार और पथ के साथी। यह बहुत बार परीक्षा में पूछा गया है, VVI है ऑब्जेक्टिव के लिए दोस्तों, इसको आपको याद रखना है। आगे की ओर आते हैं दोस्तों। आगे आपका कह रहा है नोटेबल अवार्ड्स, मतलब इनको अवार्ड कब क्या क्या मिला। तो देखिए दोस्तों नोटेबल अवार्ड्स की ओर आते हैं दोस्तों। तो 1956 ईस्वी को पद्म भूषण मिला था। यानी कि जब पूछे कि महादेवी वर्मा को पद्म भूषण कब मिला था तो 1956 को। कब मिला था दोस्तों? तो 1956 को। इसे आपको याद रखना है। भारतीय ज्ञानपीठ, यानी जब पूछे भारतीय ज्ञानपीठ कब मिला था दोस्तों, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1982 को। कब मिला था? 1982 को। उसके बाद पद्म भूषण जब पूछे कि महादेवी वर्मा को कब मिला था तो आपको बताना है 1988। क्या होगा दोस्तों? 1988। यानी कि जब पद्म भूषण पूछे तो 1956, भारतीय ज्ञानपीठ पूछे तो 1982, पद्म विभूषण पूछे तो 1988। इसे दोस्तों आपको याद रखना है। अब दोस्तों इनके परिचय के बारे में तो हमने पढ़ लिया।
अब हम पढ़ेंगे कि आखिर गिल्लू चैप्टर में महादेवी वर्मा क्या कहना चाहते हैं, इनके कहने का आशय क्या है। तो इसे हम दोस्तों अब पढ़ेंगे, इस वीडियो में आगे पढ़ेंगे। लेकिन दोस्तों कहा कि यह जो धरती है यह कर्म प्रधान है और यहाँ आत्मनिर्भरता होनी चाहिए दोस्तों। यानी कि आप आत्मनिर्भर रहेंगे तभी आपका पढ़ाई सुफल, तब आपकी पढ़ाई का सुफल प्राप्त होगा। यानी कि दोस्तों आप कहीं भी पढ़ते होंगे, आपके क्लासमेट होंगे तो आप देखते होंगे दोस्तों कि कोई प्रश्न आपको नहीं आता है तो आप कभी कभी किसी का मदद ले लेते होंगे। लेकिन यदि आप मेरा बात मानिए तो यदि आप एक दिन आप उससे पूछ लीजिएगा कि यदि आप किसी क्वेश्चन को पूछ लीजिएगा तो वो बोलेगा रहने दो, तुम सिर्फ लिख लो। यानी कि उसके कहने का तात्पर्य आप समझिए दोस्तों कि बस रहने दो, मतलब इतना जो हमको आता है वो तुमको भी आ जाएगा तो हमें और तुम में अंतर क्या रह जाएगा। यानी कि लोग चाहते हैं कि हमसे कम ही ज्ञान वाला सब रहे, लेकिन ऐसा हमें नहीं करना है दोस्तों। आत्मनिर्भर रहिए, किसी पर निर्भर नहीं रहिए। क्योंकि देखिए दोस्तों, कहा दौलत शोहरत सीरत, इसके लिए आज लोग भागे जा रहे हैं। यानी कि दौलत पाने के लिए लोग आज आतुर हैं, लेकिन ये आता है फिर चला जाता है, आता है फिर चला जाता है। लेकिन ज्ञान जो है, एजुकेशन जो है, वो कभी भी हमसे कोई छीन नहीं सकता। तो आइए दोस्तों इसी बातों के साथ गिल्लू चैप्टर को शुरू करते हैं। तो दोस्तों एक बार की बात है, गिल्लू चैप्टर दोस्तों कभी कभी ऑब्जेक्टिव में पूछ दिया जाता है कि गिल्लू का मतलब क्या होता है। तो गिल्लू को अगर इंग्लिश में मीनिंग निकाले तो गिल्लू का मतलब होता है होम। क्या होता है दोस्तों? होम। गिल्लू का मतलब क्या होता है दोस्तों? होम। इसे आपको याद रखना है। तो एक बात की बात है, महादेवी वर्मा सुबह सुबह देखिए दोस्तों, जो अच्छे कवित्री पोएट या जो पोएट जो होते हैं वो बहुत ही विनम्र होते हैं नेचर से। तो यानी कि उनको प्रकृति से बहुत ही लगाव होता है, इसलिए वह सुबह सुबह उठते हैं। यानी कि सभी क्रियाओं को सही समय पर संपादित करते हैं, क्योंकि प्रकृति से उनको लगाव होता है, इसलिए वह सही समय पे सही कार्य को करते हैं। क्योंकि कहा दोस्तों कि चलो मुसाफिर भोर भयो जग जागत है तू सोवत है। यानी कहने का तात्पर्य है, चलो मुसाफिर भोर भयो जग जागत है तू सोवत है, और जो सोवत है सो खोवत है, जो जागत है सो पावत है। यानी आप जागेंगे तो आपको कुछ ना कुछ प्राप्त हो ही जाएगा। यानी कि आप बोर्ड परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, यदि आज ही से आप जाग गए तो आपको वो दिन दूर नहीं कि कतरा कतरा से दरिया बढ़ेगा और आपको 100 में 100 आएगा। यह हमारे यूट्यूब चैनल की गारंटी है। तो यानी कि दोस्तों हम बात कर रहे थे कि महादेवी वर्मा सुबह सुबह अपने बारांडा पे, कहाँ पे दोस्तों? बारांडा। यानी कि दोस्तों जब हमारे घर के आगे छोटा सा जो जगह होता है उसे हम कहते हैं बारांडा। यानी जो हमारे घर के आगे जो खाली जगह रहता है, मेन गेट जो रहता है उसके आगे जो खाली जगह रहता है उसे, या मेन गेट जो रहता है उसके आसपास की जगह को हम कहते हैं बारांडा। तो महादेवी वर्मा जो थी वो सुबह सुबह उठ के बारांडा में टहल रही थी। तो टहलते टहलते उन्होंने देखा कि एक छोटी सी गिलहरी थी और उसे कुछ कौवे परेशान कर रहे थे। तो कितने कौवे परेशान कर रहे थे दोस्तों? तो इसे आपको दोस्तों याद रखना है, कितने कौवे परेशान कर रहे थे गिलहरी को कितने कौवे परेशान कर रहे थे? तो 3 कौवे परेशान कर रहे थे। कितने कौवे परेशान कर रहे थे दोस्तों? ये ऑब्जेक्टिव में पूछेगा कि गिलहरी को कितने कौवे परेशान कर रहे थे? 3 कौवे परेशान कर रहे थे। इसे दोस्तों आपको याद रखना है। और परेशान करने के साथ साथ उसे चोंच से, उस गिलहरी को अपने चोंच से मार रहे थे। तब महादेवी वर्मा ने देखा
महादेवी वर्मा ने जब यह देखा तो मैंने जैसा बोला कि कोई भी कवित्री या पोएट बहुत ही विनम्र होते हैं और उनसे यह देखा नहीं गया, क्योंकि गिलहरी जो है बहुत ही लिटिल है, यानी कि बहुत ही सुंदर है, देखने में स्वीट सी है। तो यानी कि वो देखने तब वह गिलहरी को बचाने के लिए आगे बढ़ी। तो लोगों ने कहा कि नहीं नहीं, गिलहरी तो आप मर जाएगी, आप क्यों जा रहे हैं। तो लेकिन जो सच्चा प्रकृति रक्षक होता है वह किसी की बात को सुनता नहीं है। सुनता का कहने का मतलब है दोस्तों कि यदि आप गलत काम करेंगे तो ऐसा अक्सर होता है, मैं बोलता नहीं हूँ कि गलत काम करेंगे तो लोग कहेगा कि नहीं यही करो, यानी यही करो, और सही काम करोगे तो कहेंगे कि क्या कर रहे हो। यानी कि जब आप पढ़ाई लिखाई करोगे, बहुत परिवेश में आपके होंगे, मैं सबके लिए नहीं कहता, कहेंगे कि पढ़ लिख के करेगा क्या, पढ़ लिख के क्या करेगा। लेकिन दोस्तों आपको इस सब पे ध्यान नहीं देना है, आपको ध्यान नहीं देना है। इसी से जो उभरता है वही टॉपर रैंकर बनता है। तो दोस्तों तो महादेवी वर्मा ने ये सब चीज़ों पे ध्यान नहीं दिया और गिलहरी को तो कौवे को भगाया। और गिलहरी जो थी, तो जैसे ही कौवे को महादेवी जी ने भगाया तो गिलहरी जो थी वह लहूलुहान हो चुकी थी। कैसी हो चुकी थी? तो लहूलुहान हो चुकी थी। तो महादेवी वर्मा जी ने उसे अपने पैरों पे बैठा लिया और उसको अपने घर ले गए। और दोस्तों यहाँ से एक और ऑब्जेक्टिव प्रश्न उठता है कि गिलहरी को मुख्य रूप से कितने चोट लगे थे दोस्तों? तो 2 चोट लगे थे। यानी कौवे कितने थे? 3 कौवे थे। और वो कौवे गिलहरी को मुख्य रूप से कितने चोट दिए थे? तो 2 चोट दिए थे। तो और दोस्तों एक और प्रश्न उठता है यहाँ से कि गिल्लू की आंखें कैसी थी। यानी कि जो गिल्लू की आंखें थी, देखते होंगे दोस्तों कि सभी जीव जंतु की आंखें सभी प्रकार की होती है। तो गिल्लू की जो आंखें थी वो ब्लू कलर की थी। कैसी कलर की थी दोस्तों? तो ब्लू कलर की थी। इसको आपको याद रखना है, उस जो गिलहरी की आंखें थी वह ब्लू कलर की थी। कैसी थी? तो ब्लू कलर की थी। तो महादेवी वर्मा जी ने लहूलुहान गिलहरी को उठाया और अपने घर ले गई। तो जब घर लेके गई महादेवी वर्मा जी, जब उसे घर लेके गई तब उसे कुछ खिलाने की कोशिश करने लगी, लेकिन गिलहरी कुछ नहीं खाया। तो महादेवी वर्मा जी ने उसके चोट पर पेनिसिलिन लगाया था। एक दवा का नाम है दोस्तों पेनिसिलिन। क्या दोस्तों? पेनिसिलिन। यानी कि महादेवी वर्मा जी ने गिलहरी के चोट पर पेनिसिलिन लगाया था ताकि चोट ठीक हो जाए, और उसे सूती के कपड़े के माध्यम से कुछ पिलाने की कोशिश करने लगी कुछ पिलाने की सूती के कपड़े के माध्यम से। तो ऐसे ही कुछ समय बीत जाता है दोस्तों, यानी कि गिलहरी तो बच जाती है। महादेवी वर्मा भी गिलहरी की खूब सेवा करती है। तो ऐसे ही बहुत दिन बीत जाते हैं दोस्तों। और देखिए दोस्तों, इस पिक्चर को आप देख सकते हैं, इस पिक्चर के माध्यम से आप समझ सकते हैं। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं दोस्तों, और महादेवी वर्मा खूब ख्याल रखती थी गिल्लू को खाना खिलाती थी। और दोस्तों देखिए, इस गिलहरी का जो फेवरेट फूड अगर पूछा जाए, जब ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि गिल्लू का फेवरेट फूड क्या था, तो आपको याद रखना है दोस्तों काजू और बिस्किट। यानी महादेवी वर्मा गिल्लू को काजू और बिस्किट खिलाती थी, क्योंकि गिल्लू को काजू और बिस्किट पसंद थे। यदि आपको प्रश्न में पूछे कि गिल्लू को क्या पसंद था, तो काजू रहे तो काजू मारिए टिक, और यदि काजू नहीं रहे तब बिस्किट मारिए टिक। तो आई होप कि दोस्तों आप इसे समझ चुके होंगे। अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों हम बढ़ते हैं।